नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने, मैं कहूंगी, आरक्षण पर भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसमें देश को अपने सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को दोबारा देखना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 की, और इसे ज्यादातर लोग मंडल कमीशन केस के नाम से जानते हैं। हाँ, मंडल कमीशन। और ये मामला, जैसा आपने कहा, महज कानूनी दांवपेच का नहीं था। ये उस सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का नतीजा था जो दशकों से भारत में सुलग रही थी। तो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी उनके लिए आरक्षण की इस पूरी पहेली को सुलझाया कैसे, और क्या सिद्धांत स्थापित किए। हाँ, और समानता के अधिकार और सामाजिक न्याय की जरूरत के बीच वो नाजुक संतुलन बनाने के लिए कौन से सुनहरे नियम बनाए जो आज भी भारतीय राजनीति और समाज की दिशा तय करते हैं। और देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। जैसे अनुच्छेद 14, जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है। फिर अनुच्छेद 15 और 16, जो किसी भी तरह के भेदभाव को रोकते हैं। लेकिन यहीं पर एक पेच है। अच्छा। इन्हीं के भीतर अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जैसे विशेष प्रावधान भी हैं, और यही राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए खास कदम उठाने की इजाजत देते हैं। यही वो वैचारिक रणभूमि थी जिस पर यह पूरी लड़ाई लड़ी गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरे बवंडर की, कह सकते हैं, शुरुआत हुई। बिल्कुल। साल था 1979। मोरारजी देसाई की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। जी, मंडल कमीशन। इसका काम बहुत सीधा था, भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। और उन्होंने की भी। हाँ, मंडल आयोग ने देश भर में घूमकर आंकड़े जुटाकर एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा और, कह सकते हैं, दूरगामी नतीजा था, वो ये था कि भारत की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज, उनकी हिस्सेदारी करीब 52% है। 52%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और शायद इसी आधार पर आयोग ने एक ऐसी सिफारिश की जो भारतीय राजनीति में एक भूचाल लाने वाली थी। बिल्कुल, सिफारिश थी कि केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। लेकिन ये हुआ नहीं तुरंत। नहीं, ये सिफारिश ठंडे बस्ते में पड़ी रही लगभग एक दशक तक। फिर आया साल 1990, और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान कर दिया। और बस, ये फैसला सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में नहीं था, ये सड़कों पर उतर आया था। हाँ, पूरे देश में जैसे एक आग सी लग गई। मैंने सुना है कि एक तरफ हजारों छात्र आत्मदाह की धमकी दे रहे थे, सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और दूसरी तरफ उन समुदायों में उम्मीद की एक नई लहर थी जो दशकों से न्याय का इंतजार कर रहे थे। भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, वो एक चौराहे पर खड़ा था, और सबकी नजरें थीं सुप्रीम कोर्ट पर। बिल्कुल। इसी माहौल में इस सरकारी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कई याचिकाएं दायर हुईं, जिनमें से एक इंदिरा साहनी की भी थी। जी हाँ, वकील इंदिरा साहनी की याचिका। और इन याचिकाओं का मूल सवाल बहुत सीधा था। क्या आरक्षण का ये प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकार, खासकर समानता के अधिकार, का उल्लंघन करता है? तो अब गेंद 9 जजों की एक संवैधानिक बेंच के पाले में थी, और उनके सामने सवाल सिर्फ कानूनी नहीं थे, बल्कि गहरे दार्शनिक थे। हाँ। चलिए उन सवालों को एक एक कर समझते हैं। जी। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही था कि अगर संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है, तो फिर किसी एक समूह को 27% आरक्षण देना, क्या ये उस समानता का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? ये इस मामले का, कह सकते, दिल था। और इसे समझने के लिए हमें अनुच्छेद 16 को देखना होगा। अनुच्छेद 16 एक कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को बराबर अवसर मिलेगा। ये है औपचारिक समानता। औपचारिक समानता, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि भारत का समाज बराबर नहीं है। कुछ समुदायों को हजारों साल तक अवसरों से वंचित रखा गया। यहीं पर अनुच्छेद 16(4) आता है। अच्छा। जो राज्य को उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में पर्याप्त नहीं है। तो ये एक तरह का द्वंद्व है। एक तरफ सबको बराबर मानने का सिद्धांत,
और दूसरी तरफ ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की जरूरत। बिल्कुल सही। अदालत एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल से जूझ रही थी। क्या समानता का मतलब है कि सब एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ें, भले ही किसी के पैरों में जंजीरें हों? या समानता का मतलब है कि पहले उन जंजीरों को काटा जाए ताकि सब एक बराबरी की दौड़ में हिस्सा ले सकें? अदालत को इसी के बीच एक रास्ता निकालना था। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल था कि पिछड़ेपन का पैमाना क्या होगा? क्या सिर्फ गरीब होना किसी को आरक्षण का हकदार बना सकता है, या फिर इसके लिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन जरूरी है? जो अक्सर जातीय व्यवस्था से जुड़ा होता है। हाँ। और फिर एक बड़ा व्यवहारिक सवाल था, अगर आरक्षण देना है तो कितना? इसकी कोई सीमा होनी चाहिए? हाँ, क्या राज्य चाहे तो 80-90% सीटें भी आरक्षित कर सकता है? और क्या ये आरक्षण सिर्फ पहली नौकरी पाने के लिए है या प्रमोशन में भी इसका फायदा मिलेगा? ये वो सवाल थे जिनका जवाब भारत के भविष्य को गढ़ने वाला था। और एक आखिरी चीज जिसने सबको उलझा रखा था, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। हाँ, क्रीमी लेयर। ये शब्द कहाँ से आया और इसका आरक्षण से क्या लेना देना है? अदालत को इसे भी परिभाषित करना था। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अदालत सिर्फ एक सरकारी आदेश की वैधता नहीं जांच रही थी, वो दरअसल भारतीय संविधान की आत्मा की व्याख्या कर रही थी। पर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 6-3 के बहुमत से अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जी। अदालत ने 27% ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी तो दिखा दी, लेकिन साथ में कुछ ऐसी शर्तें और सिद्धांत जोड़ दिए जिन्होंने आरक्षण की पूरी बहस का व्याकरण ही बदल दिया। हाँ, ये एक बहुत ही संतुलित फैसला था। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो यही था कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण संवैधानिक है, मतलब वैध है। बिल्कुल। अदालत ने माना कि अनुच्छेद 16(4) एक अपवाद नहीं, बल्कि अनुच्छेद 16(1) में दी गई समानता को जमीनी हकीकत में लाने का एक जरिया है। उन्होंने माना कि ओबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनका प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए सरकार का फैसला वैध है। तो अदालत ने आरक्षण की जरूरत को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आया वो शायद इस फैसले का सबसे चर्चित हिस्सा है, 50% की सीमा। बिल्कुल। अदालत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी सभी तरह के आरक्षण को मिलाकर कुल कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 50% ही क्यों? मेरा मतलब 40% या 60% क्यों नहीं? ये कोई मनमाना आंकड़ा था क्या? देखिए, यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो है अदालत का तर्क। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक अपवाद है और सामान्य नियम समानता का अधिकार है। अच्छा। और ये अपवाद इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सामान्य नियम को ही निगल जाए। 50% की सीमा ये सुनिश्चित करती है कि कम से कम आधी सीटें योग्यता यानी मेरिट के आधार पर सभी के लिए खुली रहें, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों। ये योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन साधने की कोशिश थी। लेकिन क्या इस नियम का कोई अपवाद भी रखा गया? हाँ, और ये अदालत की दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने कहा कि केवल असाधारण परिस्थितियों में किसी दूर दराज के इलाके के लिए या किसी विशेष जरूरत के लिए इस 50% की सीमा को पार किया जा सकता है। लेकिन ये असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी, ये नहीं बताया। नहीं, ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये दरवाजा खुला रखा गया। ठीक है, तो 50% की सीमा लगाकर कोर्ट ने एक बाहरी लक्ष्मण रेखा खींच दी, लेकिन इसके बाद उन्होंने आरक्षण के अंदर झांका और एक और बड़ा सवाल उठाया। बिल्कुल। क्या आरक्षण का फायदा उस समुदाय के सभी लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें भी जो अब पिछड़े नहीं रहे? नहीं। और यहीं से क्रीमी लेयर की बात सामने आई। और ये इस फैसले का सबसे, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी पहलू था। क्रांतिकारी कैसे? अदालत ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य पिछड़ेपन को दूर करना है, इसलिए ओबीसी समुदाय के भीतर जो लोग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो चुके हैं, यानी मलाईदार परत या क्रीमी लेयर, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये कि आरक्षण पूरे समुदाय के लिए एक कंबल की तरह नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस समुदाय के सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए है। आप इसे ऐसे समझिए कि आरक्षण एक सीढ़ी की तरह है जो उन लोगों के लिए लगाई गई है जो जमीन पर हैं। लेकिन जो लोग उस सीढ़ी पर चढ़कर पहली या दूसरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, उन्हें अब उस सीढ़ी की जरूरत नहीं है, तो वो सीढ़ी खाली कर दें। बिल्कुल। क्रीमी लेयर का सिद्धांत कहता है कि अब उस सीढ़ी को उन लोगों के लिए खाली कर देना चाहिए जो अभी भी जमीन पर खड़े हैं। यह आरक्षण के भीतर ही न्याय सुनिश्चित करने का एक तरीका था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो पिछड़ेपन के आधार से जुड़ा था। अदालत ने सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में क्या कहा?
अदालत ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सिर्फ गरीबी या आर्थिक पिछड़ापन आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। एकमात्र नहीं हो सकता। जी नहीं। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े का नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह उन समूहों के लिए एक प्रतिनिधित्व का उपकरण है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से व्यवस्था से बाहर रखा गया है। बिल्कुल सही। अदालत ने कहा कि पिछड़ेपन की जड़ें ऐतिहासिक और सामाजिक होनी चाहिए, जो अक्सर जाति से जुड़ी होती हैं। अच्छा, आर्थिक पिछड़ापन एक कारक हो सकता है, लेकिन यह मुख्य या एकमात्र कारण नहीं हो सकता। इस स्पष्टीकरण ने आरक्षण की बहस को उसकी मूल भावना से जोड़े रखा। अब बात करते हैं पदोन्नति में आरक्षण की। उस समय ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मुद्दा था। इस पर अदालत का क्या रुख रहा? अदालत ने यहाँ एक बहुत साफ रेखा खींची। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का लाभ केवल शुरुआती नियुक्ति पर ही लागू होता है। मतलब इनिशियल अपॉइंटमेंट पर? हाँ, पदोन्नति यानी प्रमोशंस पर नहीं। उनका तर्क था कि पहली नौकरी देना पिछड़े वर्ग को व्यवस्था में एक पायदान देने जैसा है, लेकिन उसके बाद पदोन्नति में दक्षता और वरिष्ठता जैसे सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था, है ना? मुझे लगता है बाद में संसद ने इस पर कदम उठाए थे। बिल्कुल। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस फैसले के बाद संसद ने संविधान में संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रावधान बनाए। लेकिन जहां तक इंदिरा साहनी केस का सवाल है, उस वक्त का फैसला यही था। और आखिर में छठा सिद्धांत, जो आरक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करता है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 16(4) सरकार को आरक्षण देने में सक्षम बनाता है, पर उसे बाध्य नहीं करता। अच्छा, सक्षम बनाता है, बाध्य नहीं करता। हाँ, ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है, मैंडेटरी नहीं। ओके, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान ने सरकार के हाथ में एक टूल बॉक्स दिया है जिसमें आरक्षण नाम का एक औजार है। संविधान ये कहता है कि आप चाहें तो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये नहीं कहता कि आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही समझा। कोई भी नागरिक अदालत में जाकर ये दावा नहीं कर सकता कि आरक्षण पाना उसका मौलिक अधिकार है और सरकार को ये देना ही होगा। ये सरकार के विवेक पर है कि वो आरक्षण लागू करे या नहीं। तो ये अधिकार और विवेक के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इंदिरा साहनी मामले ने एक तरह से आरक्षण के लिए एक नियम पुस्तिका तैयार कर दी। बिल्कुल, एक रूल बुक। इसने सामाजिक न्याय के लक्ष्य को भी साधा और समानता के अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं होने दिया। 50% की सीमा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, पदोन्नति पर स्पष्टीकरण, इन सब ने मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाया जो आज भी प्रासंगिक है। निश्चित रूप से इस फैसले ने स्वीकार किया कि भारत में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और उसे दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि ये कार्रवाई अनियंत्रित न हो और व्यवस्था के संतुलन को न बिगाड़े। 50% की सीमा और क्रीमी लेयर की अवधारणा आज भी आरक्षण नीतियों का आधार स्तंभ है। इस पूरी चर्चा से एक विचार सामने आता है जिसे हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अदालत ने 1992 में 50% की सीमा और क्रीमी लेयर के माध्यम से एक संतुलन बनाने की कोशिश की थी। ये कैसा संतुलन जो आज भी बहस के केंद्र में है। और यही सोचने वाली बात है। एक समाज यह कैसे तय करता है कि कब असाधारण परिस्थितियां उस 50% की सीमा को पार करने को सही ठहराती हैं, और जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक संरचनाएं बदल रही हैं, क्रीमी लेयर की निष्पक्ष पहचान करने की व्यावहारिक चुनौतियां क्या है ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंचे। और ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। जब हम EWS आरक्षण जैसे नए कोटे देखते हैं जो 50% की सीमा को चुनौती देते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि 1992 में बनाया गया ये संतुलन क्या आज के भारत के लिए भी उतना ही कारगर है?